अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओ लेवल फ़िज़िक्स का पेपर 1/2/2023 में जून सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन एक्सपेरिमेंट अ बॉल इज़ रोल्ड डाउन अ कर्व ट्रैक दैट इज़ अबाउट हाफ अ मीटर लॉन्ग। तो ये कर्व ट्रैक है और उसके लिए क्या पूछ रहे हैं आगे, विच मेजरिंग डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द लेंथ एक्यूरेटली। तो हमारे पास ऐसी कौन सी डिवाइस है जो हम इसको कर्व लेंथ जिससे मेजर कर सकें हम। तो ये तो इजी है, इसके लिए हम टेप मेजर यूज़ करते हैं। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन है। विच रॉ डिस्क्राइब्स एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड। फर्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन स्केलर नहीं, एक्सेलरेशन वेक्टर होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होती है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है, डी है, वेक्टर है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है और स्पीड भी स्केलर है। सही, तो इसका आंसर है डी। थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज शोन। अच्छा, तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स हमें बनानी है, तो हम इसको अगर वेक्टर के थ्रू या हम इस पर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें तो ये आराम से बन जाएगा। तो हमारी वेट हमारी 4 न्यूटन की, रुक जाए एक सेकेंड, हमारी 4 न्यूटन की फ़ोर्स किस तरफ जा रही है, इस तरफ, और हमारी 3 न्यूटन की फ़ोर्स ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 न्यूटन है और यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो क्या बोलता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा, एच स्क्वायर हमें निकालनी है, इक्वल्स टू पी हमारे पास क्या है, 3 है, 3 का और प्लस हमारे पास 4 स्क्वायर। तो इसका फाइनल एच हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू, तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालें तो हमारी वैल्यूज़ ऐसे कुछ बनेंगी। इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते क्या आंसर आ रहा है इसका। 5 आंसर आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन 3 का आंसर है सी। सही है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, द कर्व्ड लाइन on the distance time graph shows the motion of a toy car. The straight line is the tangent to the curve 10 seconds. अच्छा, वो बोल रहा है कि स्पीड बताओ तो मुझे कि 10 सेकंड्स के ऊपर क्या स्पीड है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे कि डायरेक्ट जो है हमारा जो पॉइंट है 10 पे जो पॉइंट आ रहा है वहाँ से रख के डायरेक्ट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे रख के वो डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल देंगे। लेकिन नहीं, हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो बताता है स्पीड, वो हमें बताता है कि कितनी स्पीड है। तो इसके लिए मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। तो मैं 2 पॉइंट कोई से भी चूज़ कर लूँगा जो टेंजेंट की लाइन है इसके लिए। तो एक पॉइंट मैंने चूज़ कर लिया भाई 10 और 6। वेट, एक पॉइंट मेरा 10 हो गया और एक हो गया 6। दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ 5 और 5, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ जो कि अराउंड बन रहा है 5 और 4.5 बन रहा है। तो ये है मेरा दूसरा पॉइंट 5 और 4.5। तो अब इसको मैं ग्रेडियंट निकाल लूँगा। तो अब मेरे पास आंसर आ जाएगा y2 माइनस y1 से निकलता है, यहीं पे निकाल लेते हैं। तो 4.5 माइनस 6 अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस 10। तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। 4.5 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 10, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.3। तो ये मेरे पास ऑप्शन ए है इसका आंसर सही।
फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। द डायग्राम शो 4 balances W, X, Y and Z। अच्छा भाई, the scales of all balances are calibrated on earth to measure the mass, which balance also measure mass correctly when used on the moon। मतलब ऐसा हो जो कि मून पे भी मेरा मास मेजर कर सके। तो हम इसको देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो हमारे पास हम देख लेते हैं W है, नहीं W में तो हमारी ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी, X में भी ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी। हमारा जो मास मेजर करेगा वो होगा ऑप्शन डी, वो मून पे भी मास मेजर कर सकता है, Y और Z। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्पेस क्राफ्ट कैरीज अ प्रॉब टू मार्स व्हेन वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 3.7 न्यूटन kg। द वेट ऑफ प्रॉब ऑन मार्स इज 370 न्यूटन। सही है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ इज 9.8। सही है। वेयर व्हाट आर द मास एंड द वेट ऑफ द प्रॉब ऑन अर्थ। अच्छा भाई, वो बोल रहा है कि मार्स पे हमारे पास कितना था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 3.7 थी और उसका वहाँ पे वेट आ रहा था अराउंड हमारे पास 370। तो हमारे पास वेट का क्या फार्मूला होता है, वेट इक्वल्स टू mg, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ की। तो मार्स में मतलब हमारे पास आ रही थी, हम अगर मार्स के लिए निकालें तो वेट आ रहा था हमारे पास अराउंड, वेट एक सेकेंड, मार्स के लिए हमें वेट इन्होंने दिया हुआ है तो 370 आ रहा था हमारा वेट, और हमें इसका मास पता करना है। तो मास ये रहा मल्टीप्लाइड बाय 3.7। तो अगर हम 370 को 3.7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास मास आ जाएगा, जो कि अराउंड हमारे पास आएगा 100। तो 100 हमारे यहाँ पे मास हुआ। और अब हमें अगर उसका वेट निकालना है अर्थ पे अगर उसका हमें वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो मास है इससे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे फॉर अर्थ, मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 980 न्यूटन। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है भाई। A student determines the density of a liquid. Which equipment does the student use? अच्छा भाई, डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें क्या क्या मेजर करने की ज़रूरत है, मास और वॉल्यूम। तो हम ऐसे दो कोई इक्विपमेंट देखेंगे जो दोनों मेजर कर सकते हैं। तो अ बैलेंस एंड अ रूलर, नहीं रूलर का कोई काम नहीं है। अ बैलेंस एंड अ मेजरिंग सिलेंडर, हाँ बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस जो है इसका मास मेजर करेगा और मेजरिंग सिलेंडर जो है इसका वॉल्यूम मेजर कर देगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई, न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब्स अ पेयर ऑफ फोर्सेस विच रॉ शोज वेदर द टू फोर्सेस आर ऑफ द सेम टाइप एंड वेदर दे एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अच्छा भाई, ये क्या बोल रहा है, द टाइप, इसने क्या क्या दिया हुआ है, द टाइप ऑफ द फोर्सेस इन द पेयर, द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट। सही है। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ फोर्सेस होंगी इन अ पेयर, अच्छा हाँ, क्योंकि हमारे पास वो बोलता है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो फोर्स की जो टाइप होगी वो हमारे पास सेम होगी और जो ऑब्जेक्ट होगी उसके ऊपर अलग अलग अप्लाई होगी वो। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक मैं सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करूँगा और फिर वो ऑब्जेक्ट कहीं और फोर्स अप्लाई करेगा, तो मतलब जो ऑब्जेक्ट्स पे हो रही होगी वो हमारे पास डिफरेंट होगा। इसका आंसर हमारे पास सी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये। अच्छा भाई, ये क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ कार इज़ द सम of the thinking distance and the braking distance. Which factor affect the braking distance? अच्छा भाई, वो बोल रहा है कि कौन से फैक्टर जो है हमारे ब्रेकिंग डिस्टेंस को
इफ़ेक्ट करेंगे। सही। तो हमारे पास स्पीड ऑफ अ कार, हाँ इफ़ेक्ट करेगी स्पीड ऑफ अ कार हमारे पास। और टायर्डनेस ऑफ ड्राइवर जो है उसने बोला है ऊपर, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज़ द सम ऑफ थिंकिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये जो है इसके थिंकिंग डिस्टेंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और कंडीशन ऑफ रोड भी हमारे पास, तो इसलिए जो है टाइटनेस ऑफ ड्राइवर जो है ना हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और कंडीशन ऑफ रोड जो है वो हमारी डिपेंडेंट होगी, मतलब वो इफ़ेक्ट करेगी ब्रेकिंग पे। अगर स्लिपरी रोड होगा तो देर से रुकेगी, अगर रफ़ रोड होगा तो वो जल्दी रुकेगी। तो इसका आंसर हमारे पास है सी। अच्छा भाई, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है, लोड एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है हमें ऑफ ए स्प्रिंग इज शोन। सही है। विच पॉइंट इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द स्प्रिंग एंड व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू। अच्छा भाई, वो बोल रहा है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये होती है कि जिसके बाद जो है हमारा जो ग्राफ होता है वो बेंड हो जाता है। तो ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है हमारे पास। तो क्यू हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। और वो बोल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कैसे निकलेगा। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट का हमने फार्मूला पढ़ा है F इक्वल्स टू के ई, जिसके अंदर F जो है वो हमारे पास लोड होता है और X जो होता है एक्सटेंशन होती है। तो ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है ये बना हुआ है F अगेंस्ट X एक्सटेंशन के ऊपर। तो ये हमें क्या देगा, इसका मतलब कांस्टेंट हमें बताएगा। तो इसका जो कांस्टेंट होगा हमें वो पता करना है। और तो कांस्टेंट ऑब्वियस सी बात है कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का तो हमें नहीं चाहिए ना, उससे पहले का चाहिए। तो हमारा जो पी क्यू वाला होगा ना ग्रेडियंट, वो हमारा सही होगा। और हमारा जो लोड, जो हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्यू है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ए होगा। सही, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन हमें बोल रहा है। अच्छा भैया, यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 40 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द बीम 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट एज शोन। सही है। हमें एक बीम दी हुई है जो कि इन्होंने बोला है कि सही है लेफ़्ट पे। अच्छा, अब हमें जाए, ये बोल रहे हैं कि हमें इसकी फोर्स बैलेंस करनी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड वाली जितनी भी हमारे पास जो जो चीज़ें लग रही है मोमेंट, वो हमारी राइट साइड वाली मोमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली निकाल लेते हैं, मोमेंट कितनी बन रही है। मोमेंट का हमारे पास भाई फॉर्मूला होता है F इंटू डी, जो डिस्टेंस होता है F इंटू डी हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला होता है। सही है। तो लेफ़्ट वाले के लिए मैं निकाल लेता हूँ। F मुझे दी हुई है 40 मल्टीप्लाई बाय मुझे दिया हुआ है कितना डिस्टेंस, 20 मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है 20। तो ये अराउंड मेरे पास आ जाएगा, भला आपका भला करे, 800 न्यूटन आ जाएगा। 800 न्यूटन मेरे पास आ जाएगा। ये मेरा लेफ़्ट का हो गया। अब मुझे जो है कोई ऐसे प्रोडक्ट्स देखने हैं कि जो है जो ऑप्शंस में से मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट देखना है जो इसको इक्वलाइज करे, मतलब वो भी 800 न्यूटन बनाए। सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं, 20 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और जो है उसके ऑपोजिट डाउनवर्ड्स ही एक्ट करना चाहिए, वरना अगर ये हमारी अपवर्ड्स एक्ट करे तो ये तो इसको घुमाना शुरू कर देगी। हमारे लिए ज़रूरी है कि वो डाउनवर्ड्स एक्ट करे। सही। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, 20 न्यूटन्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द पिवट। तो ये चेक कर लेते हैं हम, 20 न्यूटन डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। तो ये भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 800 न्यूटन। और ये भी कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड्स। ये भी एक्ट कहाँ कर रहा है, डाउनवर्ड्स। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। अच्छा भाई, तो अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, अ वर्कर पुल्स अ रोप विद अ फोर्स P through a distance d in the direction of the force as shown. This causes a block of weight to move vertically upwards through a height h. सही है। अब ये बोल रहा है कि ये हाइट h पे मूव कर रहा है। सही है। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू डी। सही है। वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है F इंटू डी।
वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है F/d। तो F जो है ऐसी डायरेक्शन पे हम डिस्टेंस हमेशा वो लेते हैं कि जिस डायरेक्शन से हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हों। तो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो यहाँ से अप्लाई हो रही है, और ये इसको वो बोल रहा है P, इसको उसने बोला है P, सही है। और जो है जहाँ पे अप्लाई हो रही है ऑब्वियसली हम वही वाला डिस्टेंस लेंगे। तो अगर हम इसको इसमें डालें फॉर्मूले में, तो P हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है और डिस्टेंस हम ये वाला लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा P/D, जो कि है ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट पे पढ़ते हैं भाई। अ बैटरी इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट टू लाइट अ लैम्प, सही है। व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी? हाँ, ये तो बच्चों वाला है। इसमें वो बोल रहा है कि भाई बैटरी के अंदर कौन सी किस्म की एनर्जी स्टोर होती है। हमें पता है केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उसके अंदर, सही। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, खैर समझ आ रहा है। व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेम है लिक्विड और गैसेस की? तो देख लेते हैं भाई। दे ऑलवेज फिल देयर कंटेनर, नहीं, ये गलत है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, नहीं, गैस कंप्रेस हो सकती है। दे कैन फ्लो, हाँ ये सही है। और चौथा क्या बोल रहे हैं? दे हैव पार्टिकल्स इन फिक्स, नहीं, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है, सी सही है हमारे पास। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई ये क्या बोल रहा है? इन अ एक्सपेरिमेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज़ मेजर्ड एज द प्रेशर ऑफ द गैस इज़ इंक्रीज। अच्छा भाई, प्रेशर वो बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम उसका मेजर कर रहे हैं, ये हमें टेबल दिया हुआ है उन्होंने, सही है। आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं और जो है हमें टेबल दिया हुआ है उन्होंने, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज रिजल्ट्स? अच्छा भाई, हमारे पास अगर हम नोट करें तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज आ रहा है जैसे ही हम इसको जैसे ही डबल पावर कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास बड़ा चेंज आ रहा है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। आफ्टर द प्रेशर इज़ डबल्ड गैस स्टार्ट्स लीकिंग इनटू द सिलेंडर, नहीं। आफ्टर द प्रेशर इज़ डबल्ड गैस स्टार्ट्स लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर। क्यों हमें पता चला? क्योंकि ये हमारे पास अचानक से वॉल्यूम उसका कम हमें दिखा, तो ये ऑप्शन सही है। टेम्परेचर के यहाँ पे कोई काम नहीं है, टेम्परेचर को क्या असर पड़ेगा इस पर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा भाई, वो आगे बोल रहा है, हमें डायग्राम्स दी हुई हैं उसने, सही है। थर्मल एक्सपेंशन का वो पूछ रहा है सवाल। अच्छा भाई, पी क्यू और आर उसने हमें डायग्राम्स दी हुई हैं। अच्छा भाई आगे क्या बोल रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि इन विच डायग्राम इज़ द थर्मल एक्सपेंशन यूज़फुल? कौन सी डायग्राम के अंदर थर्मल एक्सपेंशन यूज़फुल है पी क्यू आर में से? तो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन यूज़फुल होती है एक तो थर्मामीटर्स में, और लिड में भी हमारे पास यूज़फुल होगी, क्योंकि जब हमसे लिड नहीं खुलती, अगर हम उसको हीट करें किसी भी जार की लिड, तो वो हमसे इजीली खुल जाती है। तो मेरा आंसर होगा पी एंड क्यू, तो आंसर बी बन रही है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट कॉपर एक्सप्लेन्स वाई इट इज़ अ बेटर थर्मल कंडक्टर देन ग्लास? अच्छा, उसके अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात हमें जहन में रखनी है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या एटॉमिक वाइब्रेशन इज़ पास्ड ऑन टू नेबरिंग कॉपर एटम्स, नहीं, स्लोली नहीं। एटम्स मूव थ्रू द कॉपर एंड पास ऑन काइनेटिक एनर्जी, नहीं। देयर आर डेंसिटी चेंजेस विद इन कॉपर, नहीं। देयर आर फ्री, हाँ ये हमारा सही है। देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको ज़्यादा जल्दी उसकी जो हीट है वो पास थ्रू कर देते हैं, क्योंकि वो फ्रीली घूम रहे होते हैं। तो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कॉपर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ लिक्विड बाय कन्वेक्शन, अ डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी। अच्छा वही वो बोल क्या रहा है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ लिक्विड बाय कन्वेक्शन। अच्छा, कन्वेक्शन से कौन से उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है? अ डिक्रीज इन द डेंसिटी कॉजेज़ द हीटेड लिक्विड टू राइज, हाँ ये सही हो सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी एनर्जी
रेजिस्टेंस नहीं, ये नहीं हो सकता। इंफ्रारेड नहीं, इंफ्रारेड भी नहीं हो सकता। पार्टिकल नेबरिंग एनर्जी नहीं, ये तो कंडक्शन हो जाएगा। तो हमारे पास इसका ऑप्शन होगा ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सही, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, विच कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है भाई? प्लेन मिरर में हमारे पास इमेज बनती है रियल एंड अपसाइड डाउन नहीं, वर्चुअल एंड अपराइट। हाँ, वर्चुअल एंड अपराइट हमारे पास इमेज बनती है प्लेन मिरर में। तो इसके लिए हम हमेशा मेजर करते हैं नॉर्मल से। तो ये जो है हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 माइनस 35 कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका अराउंड 55। अब हम इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। तो n इक्वल्स टू साइन 55 अपॉन साइन जो कि हमारे पास है रिफ्रैक्टिव है, वो है 60 डिग्री। नहीं 60 नहीं, बल्कि ये भी हम इसको भी 90 से माइनस करेंगे। वेट, ये भी हमारे पास 90 से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 30। ये भी नॉर्मल से नहीं बना हुआ था। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, साइन 55 साइन 30 1.64 आंसर आ रहा है मेरे पास, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। द डायग्राम शोज light incident on a straight edge of a semicircle glass block after passing through it, which diagram shows refraction and an angle I equal to the critical angle of the glass। अच्छा, critical angle हमेशा नॉर्मल से 90 डिग्री बनाता है, तो इसका हमारे पास 90 डिग्री सिर्फ सी ही बना रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं हम, क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग क्रैक्स एंड और फ्लॉज इन द। हमारे पास कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। इसमें ऑप्शन क्या है, नहीं, ए नहीं है हमारे पास, बी है इसका करेक्ट आंसर। अच्छा भाई, ultrasound is a type of sound wave that is not audible to a healthy human ear। human ear का क्या होता है, audible range 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है, हर्ट्ज तक। तो इससे इसकी रेंज में नहीं आना चाहिए कुछ भी हमारे पास। तो 30 हर्ट्ज इसकी रेंज में आ रहा है, 300 हर्ट्ज आ रहा है इसकी रेंज में, और जो है अगर हम इसको करें किलो हर्ट्ज को अगर हम करें तो ये भी हमारी रेंज में आ रहा है, 3000 हो जाएगा। ये हमें ऐसा चाहिए जो हमारी ह्यूमन ऑडिबल रेंज में ना आए। तो ये 30 है, तो ये किलो में, अगर इसको नॉर्मल हर्ट्ज में हम करें तो ये हो जाएगा 30,000, सही है। और ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी, मेगा होता है 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 30 की पावर 6, 10⁻⁶। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट प्रूव्स दैट अ मेटल बार इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। अच्छा भाई, अच्छा हाँ, परमानेंट मैग्नेट मतलब कैसे पता लगा सकते हैं हम एक मेटल बार को देख के। इट अट्रैक्ट्स बोथ एंड्स ऑफ अ कंपास नीडल, नहीं, बोथ अगर एंड्स अट्रैक्ट करेगा तो वो परमानेंट नहीं होगा। इट अट्रैक्ट्स वन एंड ऑफ अनदर मैग्नेट, नहीं। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट रिपेल्स वन एंड ऑफ अनदर मैग्नेट, हाँ, उसका रिपेल करना भी ज़रूरी है, इससे हमें पता चलेगा कि वो परमानेंट मैग्नेट है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद क्या बोल रहा है वो, द डायग्राम शोज अ बार मैग्नेट एंड 4 लेबल्ड एरोज, सही है।
अच्छा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, अच्छा वो बोल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा होती है नॉर्थ टू साउथ, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। अच्छा भाई, अब हमसे नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है, अ शू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन व्हेन इट रब्स अगेंस्ट अ कारपेट। एक शू है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है जब वो कारपेट से रब हो रहा है। व्हाट हैपन्स एज द शू बिकम्स चार्ज। अच्छा भाई, तो इसका मतलब है कि वेट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द कारपेट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द शू, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द कारपेट, नहीं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू द शू, नहीं। इसका करेक्ट आंसर ये है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो कारपेट पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचे रह जाएंगे, पॉजिटिव। तो उसके अंदर शूज़ के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बचे रहेंगे। अच्छा भाई, अ मेटल कंडक्टर इज़ कनेक्टेड बिटवीन the positive and negative terminals of a battery. Which law gives the direction of movement of the particles that flow in the conductor and their name? अच्छा भाई, हमारे पास बैटरी का वो बोल रहा है और जो है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल फ्लो जो कि होता है जो कि हमारे पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो कि होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसमें हमारे पास है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ऑब्वियसली फ़्लो करेगा। तो इसका आंसर हमारे पास होगा डी। डी इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये आगे बढ़ते हैं हम। 3 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल रजिस्टर। सही है, 3 सेल हैं जो पैरेलल रजिस्टर के अंदर कनेक्ट हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग 3 सेल्स इन अ पैरेलल रादर दैन यूजिंग अ सिंगल सेल। अच्छा भाई, 3 सेल अगर हम यूज़ करें तो वो आराम से जाते हैं, मतलब पहले एक ड्रेन आउट होता है, दूसरा होता है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ईच सेल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, ईच सेल सप्लाइज मोर एनर्जी, ईच सेल टेक्स लॉन्गर टाइम टू डिस्चार्ज। एक सेल जो है वो लंबा टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में। अच्छा है, ये अब हम आते हैं 29th क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है, अ स्टूडेंट हैज़ 3 15 ohm resistors. She connects the resistors together in different arrangements. What is the minimum resistance and what is the maximum resistance of the arrangement that the student can produce? अच्छा भाई, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम पैरेलल में लगाएं, अगर हम अपना ये रजिस्टर पैरेलल में लगाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम अपने रजिस्टर्स पैरेलल में लगाएं तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आती है। अगर हमारे रजिस्टर्स ऐसे लगे हुए हों तो हमारे पास क्या रेजिस्टेंस आती है। तीनों हमारे पास इसने बोला है 15 ohms के हैं, 15 और 15। तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला होता है 1/r टोटल इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r2 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। यह हमारे पास फॉर्मूला होता है। इससे हमारे पास अराउंड आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेट करके देख लेते हैं। प्लस 1/15 इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ रहा है 1/5। तो 1/5 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो हम इसको करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए 1/5, अच्छा हमारे पास 1/5, इसको हम करेक्ट फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि 1/RT है, इसको हम फ्रैक्शन से ऊपर कर देते हैं। RT भी उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R टोटल इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। मतलब मिनिमम हमारे पास आ रही है 5। और अगर हम इसको सीरीज़ में करें
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स लगे हुए हैं अगर, तो सीरीज़ में तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये तीनों 15 हैं, 15 15, इनको सबको हम प्लस कर दें, 15 + 15 + 15, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा अराउंड 45। तो इसका आंसर है हमारे पास बी। आगे बढ़ते हैं। The circuit diagram shows a variable resistor are connected in parallel to lower section of a potential divider। सही है। एक हमें सर्किट दिया हुआ है, उसमें जो है रजिस्टर लगाया हुआ है वेरिएबल। सही है। द रेजिस्टेंस ऑफ आर इंक्रीजेस, व्हाट हैपन्स टू द 2 वोल्टमीटर रीडिंग वो V1 एंड V2। अच्छा भाई, अच्छा आर को जब ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, वेट, आर को जब ये इंक्रीज़ कर रहे हैं ये वाले आर को, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरे वाले एरिया की जो है रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसका क्या मतलब हुआ मेरे पास V2 भी इंक्रीज़ होगी, V2 इंक्रीज़ होगी, जिसके वजह से ये जो V1 है वो मेरे पास डिक्रीज़ होगी। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सही है, V1 क्या है हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है। सही है, V2 लेकिन इंक्रीज़ हो रही है, ये गलत है पहला ऑप्शन। V1 डिक्रीज़, V2, इसका आंसर सही है बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सही है। अब क्या बोल रहा है ये, द पावर कंजम्पशन ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज़ 1500 वोट्स। सही है। द कॉस्ट ऑफ, सही है, 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ 24 सेंट। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव ओवन फॉर 10 मिनट्स। अच्छा भाई, एनर्जी हमें निकालनी है सबसे पहले, तो एनर्जी जो है वो हमारे पास किलोवाट पर आवर में निकालनी है। तो पावर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, किलोवाट में करना पड़ेगा। तो हमारा अगर 15,000 है वाट है, तो ये हो जाएगा और हमारे पास अराउंड 1.5 किलो वाट हो जाएगा। सही है। और एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास एनर्जी, हमारे पास पावर कितनी आ गई, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 जो है वो मिनट्स में है, तो इसको हमें आवर्स में करना है, तो अपॉन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 60। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 60। तो इसका मेरे पास आंसर आ रहा है 0.25। तो अब मैं क्या करूँगा, 0.25 मेरे पास क्या आ गई एनर्जी, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा जितने मेरे पास सेंट्स थे। सेंट्स कितने थे, 24 सेंट्स। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं मेरे पास। 24, मेरे पास आंसर आ रहा है 6 सेंट्स। यह आंसर आ रहा है 6। तो ऑप्शन ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। सही, आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहा है a coil of, wait एक सेकेंड, a coil of wire above magnet is dropped as the coil falls over the magnet and EMF is induced across the coil. What does not affect the magnitude of the EMF induced across the coil? अच्छा भाई, क्या इफ़ेक्ट नहीं करेगा इस इंड्यूस्ड EMF पे। सही है, जो कॉइल के अंदर बन रहा है। सही है, क्या लिखे हुए हैं ऑप्शंस, चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द वायर, नहीं इफ़ेक्ट करेगा। चेंजिंग द हाइट ऑफ विच, नहीं ये भी इफ़ेक्ट करेगा। चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट सो द नॉर्थ पोल इज़ एट द बॉटम, हाँ ये ऑप्शन है कि ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर हम नॉर्थ को साउथ पे कर दें तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब नॉर्थ को अगर बॉटम पे ले आएँ तो। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई।
The results of the alpha particle scattering experiment give evidence for which of the following. अच्छा भाई, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें किस चीज़ का एविडेंस देता है? न्यूक्लियर फिजन नहीं, रेडियो एक्टिव डिके नहीं, द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स नहीं, द साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस, वो हमें साइज़ बताते हैं न्यूक्लियस का। ये जो है डिटेल में आप मेरे नोट से देख। अच्छा भाई, अब हमें ये कौन सा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक सेकेंड। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है अ न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। अच्छा, इसका 59 जो है वो सही है और 27 सही है। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस? अच्छा भाई, प्रोटॉन्स जो है हमारे पास ये होते हैं जो दिए हुए नीचे जो छोटा नंबर होता है वो प्रोटॉन्स होता है, दिया हुआ 27। और जो है हम न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू हम माइनस कर देते हैं ऊपर वाले नंबर से, जो छोटा वाला नंबर होता है बड़े वाले नंबर से, उससे हमारे पास न्यूट्रॉन निकल जाता है जो कि अराउंड हमारे पास निकलेगा 32। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं हम। द ओनली स्टेबल आइसोटोप ऑफ गोल्ड हैज़ 79 प्रोटॉन्स एंड 118 न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। How many electrons are there in a neutral atom of this isotope? अच्छा, न्यूट्रल एटम का क्या मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही मेरे पास न्यूट्रॉन्स होंगे। तो मेरे पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 79 है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने मेरे पास, न्यूट्रॉन्स नहीं इलेक्ट्रॉन्स, तो उतने ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मेरा इसमें अंदर आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये लंबा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम। अ सैम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप with a very long half life is placed next to a detector. Sheets of different materials are inserted one at a time between the radioactive sample सही है and the detector सही है। The background count rate is subtracted from the reading on the detector and the corrected count rates are recorded in the table। अच्छा, ये क्या बोल रहा है भाई कि एक हमारे पास है जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप से हमारे पास सैम्पल्स हैं, उसके अंदर जो है ये शीट्स रख रहे हैं बीच में उसके। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स अवेलेबल हैं उस सैम्पल के अंदर, रेडियो एक्टिव सैम्पल के अंदर। मतलब वो रेडियो एक्टिव सैम्पल को जो है इस तरीके से थ्रो कर रहे होंगे और उनके बीच में वो शीट्स रख रहे हैं डिफरेंट किस्म की, सही है। और यहाँ पे उसको डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर लगाया हुआ है, यहाँ से वो हमारे पार्टिकल्स यूँ जा रहे हैं। तो अब हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नो शीट इंसर्टेड। जब शीट इंसर्टेड नहीं है तो हमारे पास ये है सही। और जब थिन एलुमिनियम शीट आई, इसका मतलब ये कम हुई है हमारी रीडिंग हमारी कम हुई है। तो इसका मतलब हमारे पास इसमें बीटा पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल ही एलुमिनियम शीट से रुक जाता है थोड़ा। थिन लेड शीट, ये भी हमारे पास और फर्दर डिक्रीज़ हुई। इससे क्या प्रूव हुआ कि हमारा इसके अंदर जो है वो गामा पार्टिकल भी प्रेजेंट है, क्योंकि गामा पार्टिकल लेड शीट से आके रुक जाता है। थिन पेपर शीट पे जो है देख हमारे पास कुछ भी कमी नहीं आई। थिन पेपर शीट पे मतलब हमारे पास नो चेंज है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारे पास बीटा और गामा पार्टिकल प्रेजेंट है। तो बीटा पार्टिकल एंड गामा, अल्फ़ा पार्टिकल नहीं, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन ओनली, इसके अंदर हमारे पास बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन है, सही। आगे बढ़ते हैं। इन अ फिजन रिएक्टर विच पार्टिकल कॉजेज अ यूरेनियम 235 न्यूक्लियस टू स्प्लिट। अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर
अल्फ़ा पार्टिकल, गामा रे, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है सी जो है इसको स्प्लिट करता है। थर्टी 38 पे आते हैं हम। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? To absorb all the neutrons in order to stop the chain reaction, to produce more neutrons in order to create chain reaction, to remove thermal energy in order to control the chain reaction, to slow down neutron in order to continue the chain reaction। हमारे पास इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। न्यूट्रॉन्स जो है ये हमारे पास ये ऑप्शन सही है। टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द चेन रिएक्शन। हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर देते ताकि चेन रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहे। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द सन रेडिएट द मोस्ट एनर्जी? सन किस स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट करता है? इंफ्रारेड नहीं, माइक्रो इंफ्रारेड हो सकता है, माइक्रोवेव नहीं हो सकता, रेडियो वेव नहीं हो सकता, एक्सरे रीजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास एनर्जी जो है वो रेडिएट कर सकता है। लास्ट सवाल पे आते हैं हम। 4 स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार until it becomes a red giant are shown। W है हमारे पास इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज़ बैलेंस्ड बाय एन आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम इट्स। नहीं, ये पहला तो नहीं हो सकता हमारे पास। इंटरनल ग्रेविटेशनल कोलैप्स प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास पहला ऑप्शन सही है। हाँ, ये पहले हो सकता है हमारे पास। इट एक्सपेंड्स, नहीं, ये हमारे पास पहला एक्स हो सकता है। दूसरा हमारे पास W होगा। इनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज़ बैलेंस्ड बाय एन आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम इट्स सेंटर। हाँ, दूसरा हमारे पास W होगा। और थर्ड हमारे पास क्या है? मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हीलियम। हमारे पास थर्ड जो है वो Z होगा और फोर्थ जो है इट एक्सपेंड Y होगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है डी। तो हमारा आज का ये ईयरली जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ईयरली के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक भी कर दें मेरी वीडियो को। थैंक यू।